Good morning, friends. So now in this session, let's complete chapter 6 ITC. Very important chapter from exam point of view. Section 18, Gate in Special Circumstances. मैंने आप लोगों को एक लॉजिक बताया था. क्या सर आप बार बार रिपीट कर रहे हो? क्या करूँ, करना पड़ता है, आप लोग भूल जाते हो. You can avail input tax credit if you have output tax liability. नो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट. याद आया? सेक्शन 17 के समय भी डिस्कस किया था हम लोगों ने. तो चलिए, ये याद है. तो सेक्शन 18 इज नाउ वेरी इजी. वेरी इजी. सेक्शन 18 सब सेक्शन 1, इसकी टोटल 4 क्लोज है. क्लोज ए, टेक केयर ऑफ पर्सन हु इज गोइंग टू अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days from the date on which he becomes liable for registration. So liable for registration and he is applying within 30 days. ठीक है, 30 डेज के अंदर अप्लाई करना पड़ता है. हम लोग सेक्शन 25 के अंदर देखेंगे अगले चैप्टर के अंदर. करेक्ट. पर्सन हु टेक्स रजिस्ट्रेशन वॉल्यूंटरी. तो वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन. क्लोज सी, कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा शिफ्टिंग टू रेगुलर स्कीम. कोई भी वजह हो, चाहे उसने खुद ने ऑप्ट आउट किया हो या उसका एग्रीगेट टर्नओवर ज्यादा हो गया हो, इट इज अप टू हिम. ओके. देन क्लोज डी, एग्जम सप्लाई बिकम टैक्सेबल. तो एग्जम सप्लाई थी वो अब टैक्सेबल हो गई है. गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया और बोला कि बॉस अब ये टैक्सेबल है. तो जब बंदा रजिस्टर्ड नहीं था, तो रिमेंबर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1. सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 जो हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया था, रजिस्टर्ड पर्सन कैन ओनली टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो पर्सन अनरजिस्टर्ड ऑब्वियसली ही कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट. नाउ बिकॉज ही इज गोइंग टू टेक रजिस्ट्रेशन, so he need to pay the tax liability. He need to pay the tax liability. तो गवर्नमेंट ने बोला अब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो. तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन 30 डेज में अप्लाई करना है. तो अगर 30 डेज में वो अप्लाई करता है तो रजिस्ट्रेशन डेट क्या होगी? जिस दिन से वो लायबल टू बी रजिस्टर है. तो अगर मान लीजिए आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 16 अप्रैल and I apply within 30 days, let's say on 30th April. So my registration date, basically certificate of registration is going to show date 16 अप्रैल only. ठीक है. तो अब 16 अप्रैल से मैं रजिस्टर्ड हो जाऊंगा. तो जो भी 15 अप्रैल को मेरे पास स्टॉक रह गया है, स्टॉक रह गया है, रो मटेरियल, फिनिश गुड्स है सबका, सेमी फिनिश गुड्स, उसमें भी रो मटेरियल रहेगा. तो जो मेरे पास 15 अप्रैल को स्टॉक रह गया है, अब मैं वो सप्लाई कब करूंगा? जब मैं रजिस्टर्ड हो जाऊंगा. रजिस्टर हो जाऊंगा तो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी. तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है नाउ यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो नाउ यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट बिकॉज यू हैव आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. तो 15 अप्रैल को जो रात को स्टॉक बच गया, उसके ऊपर तो अब इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि अब तेरी लाइबिलिटी है. पहले नहीं थी, इसलिए मैं तेरे को बोलता था कि भैया नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन अब तेरी लाइबिलिटी होने वाली है. 16 अप्रैल को तू रजिस्टर हो गया, तेरे को जब भी तू सप्लाई करेगा, जो मटेरियल तेरे स्टॉक में बच गया उसकी तू सप्लाई तो करेगा ही, चाहे उसको मैन्युफैक्चर करके कर या तू ट्रेडर है तो तू सीधा करेगा. तो जो भी तेरे पास बच गया है, ठीक है, अब उसके ऊपर तू टैक्स पे करेगा क्योंकि तू रजिस्टर हो गया है 16 अप्रैल से. सो दैट्स व्हाई यू कैन अवेल input tax credit, okay, for whatever stock left out on 15th April night, क्योंकि तू अब उसको सप्लाई करेगा जब 16 अप्रैल हो जाएगी. ठीक है. तो मैं लॉजिक बैठ रहा ना, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट. ओके. वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है, तो जब भी जिस डेट से तेरे को रजिस्ट्रेशन मिले, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में क्या होगा कि जब भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू होगा तो उस दिन से बंदा रजिस्टर माना जाएगा. तो मान लीजिए उसने अप्लाई किया 16 अप्रैल को, उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला 5 अप्रैल को.
नहीं सॉरी 5 मई, पीछे कैसे जाएंगे, 5 मई को मिला, तो 4 मई को जो भी स्टॉक बच गया उसके ऊपर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि रजिस्टर्ड हो गया, तो अब 5 मई से जो भी सप्लाई करेगा उसके ऊपर वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी, तो इसलिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। बहुत सिंपल लॉजिक है, इसलिए मैंने बोला सेक्शन 18 सिंपल हो जाएगा अगर आपको मेरा लॉजिक याद रहेगा। कंपोजिशन, तो बंदा जब कंपोजिशन के अंदर रहता है तो वो क्या करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, नहीं ले सकता। अब कंपोजिशन स्कीम से वो एग्जिट मार रहा है एंड ही इज बिकमिंग रेगुलर टैक्स पेयर, तो रेगुलर टैक्स पेयर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रहेगी उसकी। कंपोजिशन स्कीम में जो आप टैक्स पे करते हो वो बेसिकली टर्न ओवर पे करते हो 1%, 5%, करेक्ट। लेकिन अब आप नॉर्मल हो गए, नॉर्मल के अंदर जो भी टैक्स रेट होगी गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब की है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की या क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज जो आप सप्लाई करते हो उसके बेसिस पे, तो वो नॉर्मल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी, तो अब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। तो मान लो आप एग्जिट मारते हो फ्रॉम 1 जनवरी, तो जो भी 31 दिसंबर की रात को स्टॉक रह गया उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, क्योंकि अब आप कब सप्लाई करोगे, 1 जनवरी को करोगे या उसके बाद में करोगे, जब आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी तो अपना लॉजिक बैठता है। लेकिन आपको इस बात पे ध्यान रखना है, जो क्लोज ए और बी न्यू रजिस्ट्रेशन के मामले में कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलेगा, कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलेगा। तो कैपिटल गुड्स की तो सेल्फ लाइफ मैंने कितनी बोली थी कि जीएसटी में 5 साल है, ये आपको याद ही रखना है। तो कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की है तो स्टॉक पे तो मिलेगा ही। यहां मैंने कल स्टॉक बोला आपको, करेक्ट, स्टॉक बोला, यहां आपको स्टॉक के साथ में कैपिटल गुड्स के ऊपर भी मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स के ऊपर भी मिल जाएगा, लेकिन उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन की बाद में बात करते हैं। एग्जाम सप्लाई, तो एग्जाम सप्लाई नो टैक्स, नो आउटपुट टैक्स, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखा था ना हमने सेक्शन 17 के अंदर, देखा था कि नहीं देखा था, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, मैं रिपीट कर रहा हूं, याद कर लो, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, एग्जाम सप्लाई नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज जियो रेटेड सप्लाई। चलो, एग्जाम सप्लाई में नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू किया और बोला ये नो मोर एग्जाम सप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल, तो टैक्सेबल, टैक्सेबल होता ही आपकी लाइबिलिटी आ गई, तो नाउ यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 1 अप्रैल से मान लो इट बिकम टैक्सेबल, देन वॉट एवर स्टॉक लेफ्ट आउट ऑन 31 मार्च यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट along with this, बिकॉज यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो कैपिटल गुड्स के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिमेंबर ये दोनों पहले से रजिस्टर्ड है, इसलिए इनको कैपिटल गुड्स के ऊपर मिल रहा है। ये पहले से रजिस्टर्ड नहीं थे, इनको कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलेगा, जो स्टॉक है उसी के ऊपर मिलेगा। ठीक है, अब सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 बोलता है बेसिकली कि ठीक है तुम लोग एंटर टाइटल तो हो भाई, अभी आपने डिस्कस किया, अमित जी ने बोला सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 के अंदर तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी का मिलेगा जिसका इनवॉइस क्या हो भाई, 1 साल के अंदर हो। अगर 1 साल के बाद का इनवॉइस है तो नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो स्टॉक में पुराना माल बच गया, 2 साल पुराना माल, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये कैपिटल गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, कैपिटल गुड्स पुराना भी है तो भी चलेगा, 2 साल पहले खरीदा उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिड्यूस करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं, डेप्रिसिएशन हो ना इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इस मामले में कितना डेप्रिशिएट करोगे, यहाँ कुछ लिखा है क्या सेक्शन 18 सब सेक्शन 1, सेक्शन 18 सब सेक्शन बोलता है प्रेस्क्राइब, क्या करेगी, गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। अब गवर्नमेंट कहाँ प्रेस्क्राइब करती है, कहाँ करती है प्रेस्क्राइब, मैंने क्या समझाया था, रूल्स में करती है, रूल्स का क्या रेलिवेंस है मैंने आपको समझाया था, करेक्ट, चैप्टर 1 के अंदर समझाया था। तो कहाँ प्रेस्क्राइब करेगी गवर्नमेंट, रूल्स के अंदर। तो रूल्स के अंदर गवर्नमेंट ने क्या प्रेस्क्राइब किया, तो इसके लिए रूल कौन सा है, रूल 40, रूल 40 के अंदर गवर्नमेंट ने बोला 5% पर क्वार्टर, कितना बोला, 5% पर क्वार्टर, तो आपको हर क्वार्टर में 5% कम करना है। तो आपने 2 साल यूज किया तो कितने क्वार्टर हो गए,
8 क्वार्टर, 8 क्वार्टर। लेकिन रिमेंबर यू नीड टू काउंट जनवरी टू मार्च। तो अगर फेब्रवरी में खरीदा है तो मार्च पूरा 1 क्वार्टर हो जाएगा। ओके, यू नीड टू रिमेंबर दैट कैलेंडर क्वार्टर यू हैव टू काउंट। इवन इफ यू बोट ऑन 31 मार्च, एक दिन के लिए आपने मशीन यूज की, लेकिन पूरा क्वार्टर काउंट होगा। ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए जो कैपिटल गुड्स के लिए है, हम लोग 5% पर क्वार्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वैल्यू रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 18 सबसेक्शन 1, सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 बोलता है 1 ईयर एप्लीकेबल फॉर इनपुट। ओके, एप्लीकेबल फॉर, मैंने क्या बोला था आपको अभी, इनपुट के लिए। जो ऊपर है वो बेसिकली इनपुट के लिए है, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होगा किसके ऊपर, किसके ऊपर नहीं होगा, कैपिटल गुड्स के ऊपर, अकॉर्डिंग टू आईसीआई। तो ये 1 ईयर की लिमिट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी कैपिटल गुड्स की। ठीक है, अब इसका अपोजिट भी हो सकता है। कंपोजिशन स्कीम से हमने बोला कि रेगुलर हो गया, एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल हो गई, तो इसका ठीक अपोजिट भी हो सकता है। तो अपोजिट किस में कवर है, सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 में। बेसिकली क्या हो गया, रेगुलर टैक्स पेयर कंपोजिशन के लिए जा रहा है, या टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम्प्ट कर दी गवर्नमेंट ने। तो कंपोज रेगुलर सप्लायर मतलब जिसने रेगुलर टैक्स ऑप्ट किया हुआ वो कंपोजिशन के लिए जा रहा है, और एग्जाम्प्ट टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम्प्ट हो गई है। तो अब आप टैक्स पे नहीं करोगे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट बोलती भैया इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लिया है वो रिवर्स कर दे, क्योंकि तू पहले नॉर्मल टैक्स पेयर था इसलिए मैंने तेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया। ओके, इसलिए मैंने तेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया। तू टैक्सेबल सप्लाई करता था इसलिए मैंने तेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया, लेकिन अब तो तेरी सप्लाई एग्जाम्प्ट हो गई, तो अब बेटा रिवर्स कर दे। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, तो जो स्टॉक बच गया तेरे पास, जो स्टॉक बच गया है उसके ऊपर टैक्स पेमेंट कर दे, और जो कैपिटल गुड्स बच गया है उसके ऊपर भी टैक्स पेमेंट कर दे। अब इस मामले में जो कैपिटल गुड्स की वैल्यू जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की हम रिड्यूस करेंगे वो मंथली बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू रूल 44। कैसे करेंगे, मंथली बेसिस। ठीक है, ठीक उल्टा हो गया ये। अब इसके अंदर आपको खास तौर पे बात की ध्यान रखना है, क्योंकि आप पहले एलिजिबल थे जब आप रेगुलर टैक्स पेयर थे या आपकी सप्लाई टैक्सेबल थी, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस होगा। तो जब आप रिवर्स करोगे, क्योंकि आप अब कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, कर रहे हो, तो जो भी स्टॉक बच गया या कैपिटल गुड्स के अंदर जो आपको रिवर्स करना, जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले पूरा ले लिया था, अब आपको रिड्यूस करना है वो। ठीक है, तो क्या करोगे, आप डेबिट करोगे। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है तो उसको डेबिट करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से मतलब जो भी बैलेंस बचा उसको आप खत्म करोगे। अगर आपके पास मान लो 100 रुपीज बैलेंस है, लेकिन आपको रिवर्स करना 140, तो आप 100 तो इससे कर दोगे, 40 रुपीज आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को टैक्स, क्योंकि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। अब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लायक नहीं हो, और आपके पास स्टॉक बचा हुआ, और स्टॉक आपको कब सप्लाई करोगे, जब आपको टैक्स पे नहीं करना। तो नो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसलिए गवर्नमेंट ने जो पहले आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लिया था, दिया था, और स्टॉक बच गया, कैपिटल गुड्स बच गया, उसको उससे आपसे वापस वसूली कर दिया। अगर मान लीजिए 100 रुपीज है और आपको रिवर्स कर 70 करना, तो बाकी का 30 रुपीज वो बोलेगी फॉरफिट, फॉरफिट। ठीक है, तो वो फॉरफिट कर लेगी। तो ये जस्ट अपोजिट है, और इसके अंदर आपको क्या करना है, मंथली करना। सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 में आईटीसी रिवर्स करने के लिए क्या करना है, जो कैपिटल गुड्स पे है मंथली, और जो सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 है उसके अंदर क्या करोगे आप, 5% पर क्वार्टर, 5% पर क्वार्टर। तो ये हमारे सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 हो गया। अब इसके जो रेलिवेंट रूल्स है वो रूल 40 है और रूल 44 है। अब रूल 40 और रूल 44 में है क्या, रूल 40 में अब आप है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट लोगे, तो रूल 40 बता रहा है कि भाई आपको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, 5% लेना है। तो आप एक बार पढ़ लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या फॉर्म सबमिट करना है, कितने दिन में करना है, तो फॉर्म की जगह तो आप प्रेस्क्राइब यूज करोगे, कितने दिन में करना, बस वही याद करना आपको। बाकी रूल 40 आपको रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसे रूल 44
उसके अंदर भी आपको फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। भाई आप इनपुट टेस्ट क्रेडिट रिवर्स करोगे तो उसके लिए फॉर्म तो सबमिट करना पड़ेगा ना, तो वही डिटेल इसमें है। तो आप एक बार पढ़ लेना, काफी है, अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि जो डेज है उसको जोर याद कर लेना, क्योंकि कल में एमसीक्यू आ जाए, तो कल में एमसीक्यू आ जाए तो वो। अब हो सकता है कि रिवर्स करना आपको, जैसे मैंने क्या बोला कि स्टॉक बच गया तो आपको रिवर्स करना, आप बोलते हो मेरे पास तो इनवॉइस नहीं है, मेरे पास इनवॉइस नहीं है, तो गवर्नमेंट टैक्स छोड़ देगी क्या? तो मान लो 100 kg आपने बाई किया, 50 kg आपने 100 kg पे इनपुट टैक्स रेट ले लिया, बाद में जब आप कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल जा रहे हो या टैक्सेबल से एग्जाम जा रहे हो तो 50 kg स्टॉक बचा हुआ है, तो आप क्या करोगे, प्रो रेटा जीएसटी रिवर्स कर दोगे। तो मान लीजिए इसके ऊपर 1000 रुपये जीएसटी था, तो अब आप 500 रुपये रिवर्स कर दोगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट कर दोगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस नहीं है तो कैश से पेमेंट कर दोगे गवर्नमेंट को। लेकिन अगर मान लीजिए आप बोलते हो मेरे पास तो इनवॉइस ही नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलती है भैया मार्केट प्राइस पे दे, लेकिन पैसा तो तेरे को देना पड़ेगा, पैसा तो तेरे को देना पड़ेगा, तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे, मार्केट प्राइस लिए उसका प्रिवेलिंग, उसके ऊपर कैलकुलेट कर जीएसटी और मेरे को पेमेंट कर दे। ठीक है, तो ये रूल 44 क्लियर। चलो हो गया। चलो अब सिंपल सा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 18 सब सेक्शन 3। अब सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 क्या है, बहुत सिंपल है। मर्जर ये सब तो आप लोग जानते हो, दो कंपनियां एक बन जाती है। डी मर्जर क्या होता है, एक कंपनी दो बन जाती है। तो मर्जर के अंदर क्या होगा, इधर ही लिख लेता हूं मैं, ए लिमिटेड बी लिमिटेड मिलके क्या हो जाती है, ए बी लिमिटेड। तो सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है कि भैया जो भी इसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो बैलेंस था, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में नहीं ले पाया, अवेल नहीं कर पाया, वो इसको ट्रांसफर हो जाएगा नई कंपनी को। ठीक है, ए से भी हो जाएगा, बी से भी हो जाएगा। ए का बैलेंस मान लो 100 है, इसका 200 है, तो इसको बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा 300। तो ये तो मर्जर एमालगमेशन में हो गया। अब मान लीजिए डी मर्जर है, डी मर्जर में क्या होता है, ए बी लिमिटेड बन गया ए लिमिटेड बी लिमिटेड, और इसका बैलेंस मान लो 500 रुपीज है। तो इसका कैसे करोगे, क्योंकि इसका तो स्प्लिट करना पड़ेगा, इसमें तो क्या दोनों दे दो, इसमें तो भाई स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट करने के लिए बोला कि भैया जैसा गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करे, तो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया, क्या किया ना, रूल 41 के अंदर। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया रूल 41 के अंदर आप क्या करो, इस मामले में डी मर्जर के मामले में आप कैसे करोगे। भाई सिंपल है, सिंपल है, क्या सिंपल है सर, बता दो। आप कर दोगे वैल्यू ऑफ एसेट के बेसिस पे जितना ट्रांसफर किया, तो जो भी वैल्यू ऑफ एसेट आपने ट्रांसफर किया उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करो। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, ये कंपनी डी मर्ज होती है एबी सीमेंट लिमिटेड में, बीसी सीमेंट लिमिटेड में। अब जो इसका ये अनयूटिलाइज क्रेडिट है, सीजीएसटी का इतना है 45 60,000, एसजीएसटी का 45,000 है, और आईजीएसटी का 84,600 है। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ एसेट जो ट्रांसफर दी है रेस्पेक्टिव कंपनी से, तो 25 लाख थी, इसने 12 लाख इसको दिया, 13 लाख इसको दिया, तो रेशियो क्या हो गया 12:13। तो 12:13 के अंदर ये हम रेस्पेक्टिव क्रेडिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो अनयूटिलाइज है। बहुत सिंपल है, ठीक है, तो काफी सिंपल है ना, हो गया। अब ये रूल 41 ए और है, वो क्या है, इतना ही पढ़ना, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना रूल के अंदर, तो कंफ्यूज मत हो, जो मैंने बताया वही है, आप 2 बार पढ़ लेना, उसके लिए फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी, सीएवीए का सर्टिफिकेट ये सब भी लगता है कभी कभी। तो सीए का सर्टिफिकेट लगता नहीं है, लगता देख लेना, क्योंकि 44 में लगता है, 40 में लगता है, इसमें लगता नहीं, लगता देख लेना, मैंने बोला नहीं आपको कुछ भी, तो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार पढ़ लेना फिर देख लेना, ठीक है। लगता है, अरे सर लगता है, लेकिन आपको पढ़ना है, मैंने बोला नहीं बोला वो छोड़ो आप। रूल 41 ए क्या है बेसिकली, कि मान लीजिए आपने महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर आपकी दो प्लेस ऑफ बिजनेस थी, एक शॉप मान लो मुंबई में है, दूसरी पुणे में है, ठीक है। तो पहले आपने सिंगल रजिस्ट्रेशन लेके रखा था, अब आप ऑप्ट कर रहे हो सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए।
तो पहले सिंगल रजिस्ट्रेशन था तो एक ही था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अब आप उस दो रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो जो अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा दोनों में। तो इसमें भी कैसे करोगे, वैल्यू ऑफ एसेट के बेसिस। ठीक है, सेम फंडा। ओके। अब इसमें एक सर्कुलर है, वो क्या बोलता है, बहुत सिंपल है कि एक सीबीआईसी के पास एक क्वेश्चन गया था कि वो डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप भी इसमें कवर है क्या। तो सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट बच गया, तो बोला यस, तो जो अब नया ओनर बनेगा उसको मिल जाएगा। ठीक है। सेक्शन 18 सब सेक्शन 5 क्या बोलता है कि भाई जो प्रेस्क्राइब करे, जैसे अभी है ना, कैसे जो भी अमाउंट पेबल होगा वो कैसे होगा, तो प्रेस्क्राइब कर ही दिया। रूल 40 है, रूल 44 है, तो ये गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दिया। तो हम लोग इधर क्या करेंगे, प्रेस्क्राइब। क्या किया, प्रेस्क्राइब रूल 40 एंड रूल 44। तो बेसिकली सेक्शन 18 सब सेक्शन 5 एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू प्रेस्क्राइब, और गवर्नमेंट ने वो पावर बरोबर गवर्नमेंट यूज करती है, उन्होंने रूल 40 एंड 44 प्रेस्क्राइब कर दिया। ठीक है। रूल सेक्शन 18 सब सेक्शन 6, कैपिटल गुड्स लिया तो हमने क्या बोला था, सेल्फ लाइफ कितनी होती, 5 साल, उसने 2 साल आपने यूज किया और बेच दिया, 2 साल यूज किया बेच दिया, तो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट तो पूरा ले लिया। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा ले लिया, मान लीजिए आपने 1000 रुपीज का कैपिटल गुड्स बाई किया, उसके ऊपर जीएसटी अमाउंट ऑफ 120, तो आप डे वन को ये पूरा ले लेते हो 120, लेकिन की सेल्फ लाइफ कितनी है, 5 साल, तो 5 साल है, तो आपको हर महीने बेसिकली एक्रू हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है तो भाई डे वन को ले ले। अब आपने 2 साल बाद सेल कर दिया, 2 साल बाद सेल कर दिया, तो सेल कर दिया तो आपको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट दे दिया। गवर्नमेंट बोलता नहीं नहीं, तेरे को 2 साल का ही मिलेगा, 2 साल का ही मिलेगा, तो तू 5% पर क्वार्टर इसको कम कर, कम कर भैया जल्दी कम कर। तो चलो भाई कम करते हैं। तो मान लो 2 साल यूज किया तो 8 क्वार्टर, तो 40% आपको मिल जाएगा 48, और बाकी का 72 आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि तो 72, या फिर तूने सप्लाई किए, तूने मशीन बेची है, तो उसके ऊपर जो भी टैक्स रेट आता है, मान लो ये मशीन आपने 500 में बेची और टैक्स रेट क्या है 12% ही है, तो 60 रुपीज होगा अगर सप्लाई के ऊपर। तो या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट या ये दोनों में से जो ज्यादा हो, तो ज्यादा कौन से 72, तो गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 72 टू पेमेंट कर। ठीक है, क्लियर। तो ये सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 है। अब इसमें एक कंफ्यूजन है क्योंकि रूल 40 भी रेफर करता है, रूल 44 भी बताता है, तो दोनों में प्रेस्क्राइब किया हुआ है। रूल 40 बोलता है 5% पर क्वार्टर, और रूल 44 बोलता है, क्या बोलता है, पर मंथ। तो हमको 5% लेना है एग्जाम के लिए, हमको क्या लेना है, एग्जाम के लिए 5% लेना है सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 के लिए। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका भी। क्वेश्चन 8, एबीसी लिमिटेड सप्लाई ऑफ गुड्स हैज परचेज कैपिटल गुड्स इनवॉइस dated 1st October 2017 for rupees 4,13,000 inclusive of CGST and SGST 9%. After taking it for business use, the said capital goods were supplied for 2,85,000 on 26 April 2018. तो इस दिन खरीदा, इस दिन उसने ले लिया, मतलब सेल कर दिया। अब मैंने क्या बोला था कि हमको पूरा क्वार्टर ही काउंट करना है, तो अक्टूबर टू दिसंबर एक दिन के लिए भी यूज हुआ, 31 दिसंबर को भी आपने खरीदा तो भी पूरा क्वार्टर होगा। तो एक क्वार्टर ये हो गया, जैन टू मार्च 2 क्वार्टर, फिर 1 अप्रैल टू 6 अप्रैल थर्ड क्वार्टर, पूरा क्वार्टर यूज करोगे आप, 25 दिन नहीं लोगे, 26 दिन, तो 3 क्वार्टर हो गया। 5% तो कितना हो गया, 15%। इसका इनपुट टैक्स रेट कितना लिया होगा उसने, 4,13,000, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ 18% टैक्स। तो हम क्या करेंगे, टैक्स अमाउंट निकालेंगे, 8 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118, तो 63,000 आया, इसके ऊपर 15% इसको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बाकी का नहीं मिलेगा क्योंकि बाकी के लिए उसने सेल कर दिया, तो इसको बाकी के पीरियड के लिए नहीं मिलेगा, तो इतना इसको पेमेंट करना है। अब इसने सेल किया कितने में, 2,85,000 पे, तो 2,85,000 इंटू 18% अपन ले जो टैक्स रेट है, तो इसका अमाउंट आता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 51,300। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स इतना है, ये दोनों में से जो ज्यादा है वो क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उसकी हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि इसने
2,85,000 की जगह 3,50,000 में सेल किया, 3,50,000 में, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63,000 टैक्स। तो फिर आपको क्या करना है, 18% आप काउंट करोगे इस पे, तो 63,000 फिर पे करना, फिर इनपुट टैक्स रेट कम है। अब इसमें 18 सब सेक्शन 6 में आपको एक बात का ध्यान रखना, अगर रिफैक्टिव ब्रिक से सब स्क्रैप में रूप में रिमूव की गई है तो आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो भी सप्लाई का अमाउंट होगा उसके ऊपर आप टैक्स डायरेक्ट भर दीजिए, जो भी सप्लाई का जो अमाउंट होगा उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स भर दीजिए अगर रिफैक्टिव ब्रिक से सब है। ठीक है, जिग फिक्चर्स ये स्क्रैप के रूप में सप्लाई हुआ है तो आपको ये कैलकुलेशन 5% सब करने की जरूरत नहीं है, जो भी सप्लाई की वैल्यू होगी, जो भी टैक्स रेट होगा उसको कैलकुलेट करो और पे कर दो। ठीक है, तो ये सेक्शन 18 अलोंग विथ जो भी रेलिवेंट अपने ये है रूल्स वो कंप्लीट होता है आपका। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि कई बार डाउट आता है कि सर है ना ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, बंदा एबीसी लिमिटेड है, पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, बिकम लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। तो ये सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्लोज सी का मामला हो गया। तो ये इनपुट लाइंग इन स्टॉक है जो उसके स्टॉक में बच गया, और ये इनपुट लाइंग इन फिनिश स्टॉक है। तो हालांकि इनवॉइस डेट देखेंगे तो एक साल के अंदर ही तो दोनों को इसको वापस मिल जाएगा पूरा। तो 9,000 इसका मिल जाएगा, अगर दोनों कैलकुलेट करेंगे हम 4,500 प्लस 4,500 15,15। हालांकि हमको अलग अलग करना है लेकिन आपको समझाने के लिए साथ में किया हुआ। तो ये इसको इनपुट टैक्स रेट मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स पे क्या होगा, कैपिटल गुड्स के ऊपर भी ले सकता है ये 6,000। कब खरीदा उसने, 25/9/2017 को। तो एक क्वार्टर हो गया, एक क्वार्टर हो गया, कौन सा क्वार्टर हो गया, जुलाई टू सितंबर। फिर दूसरा क्वार्टर क्या होगा, अक्टूबर टू दिसंबर। तीसरा क्वार्टर क्या होगा, जैन टू मार्च। तो 3 क्वार्टर हो गए। तो 3 क्वार्टर का इसको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा, बाकी का इसको मिल जाएगा इनपुट टैक्स रेट। क्लियर, ओके। चलो अब दो सर्कुलर है, बहुत इजी सर्कुलर है। टोयोटा इनोवा हमारा वो एग्जाम्पल जो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी देखा, सप्लाई चैप्टर में भी देखा। तो टोयोटा इनोवा मोल्ड एंड डाइज सप्लाई करती है कंपोनेंट मैन्युफैक्चर को ब्रेम्बो ब्रेक को ब्रेक बनाने के लिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि आप को सप्लाई करना है, टोयोटा को मोल्ड एंड डाइज सप्लाई करना है, तो टोयोटा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकती है। तो टोयोटा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को यूज करना अपना खुद का प्रोडक्ट मोल्ड एंड डाइज, और टोयोटा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, सो देन नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इट इज बेसिकली ड्रिवन बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी ऐड नहीं होगा और टोयोटा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ और वो फ्री में प्रोवाइड कर रही कंपोनेंट मैन्युफैक्चर को, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी इंक्लूड होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन ड्रग, तो मेडिसिन की टाइम लिमिट होती है, एक्सपायर हो जाता है। तो मान लो होलसेलर के बीच में और मैन्युफैक्चरर जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करता है और होलसेलर के बीच में एक एग्रीमेंट है कि जो भी ये मेडिसिन एक्सपायर हो जाएगी, होलसेलर उसको रिटर्न कर देगा। तो मान लीजिए होलसेलर रिटर्न करता है 100 रुपीज की मेडिसिन वापस 100 रुपीज की रिटर्न करता है। तो इसके दो तरीके रिटर्न करने के, या तो इसको बोलेगा वो फ्रेश सप्लाई मान लेगा, फ्रेश सप्लाई मतलब वो इनवॉइस कट करेगा कि भाई मैं तेरे को वापस सप्लाई कर रहा हूँ, इसके ऊपर जीएसटी मान लो 12% 12 चार्ज करेगा, ओके, और मैन्युफैक्चर उसको पेमेंट कर देगा 112 का। तो ये फ्रेश सप्लाई के रूप में। तो मैन्युफैक्चर क्या करेगा, जब ये मेडिसिन आएगी तो 12 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, उसके बाद क्योंकि ये एक्सपायर हो गई तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय करेगा तो रिमेंबर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज एच क्या बोलता है, वो क्या बोलता है कि भाई जो गुड्स डिस्ट्रॉय किया आपने उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। तो जो आपने 12 रुपए लिए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के जब ये सप्लाई हुई है, वो आपको रिवर्स करना है, ठीक है। इसका दूसरा वे क्या है, इसका दूसरा वे ये है कि मैन्युफैक्चरर्स को क्रेडिट नोट दे दे। तो मैन्युफैक्चरर्स को क्रेडिट नोट देता है 112, ठीक है। तो 112 तो ये फ्रेश सप्लाई नहीं, वो क्रेडिट नोट दे रहा है। तो इस मामले में जो वो लाइबिलिटी कम कर रहा है उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज हुआ है, जब वो डिस्ट्रॉय करेगा तो जो भी उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है रॉ मटेरियल से रिलेटेड, वो उसको रिवर्स करना, बस इतना ही है। वो मैं डिटेल लेक्चर में आप लोगों को समझाया था, ओके। सो दिस एंड
चैप्टर 6। अब एक अगला चैप्टर और इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तो इजी चैप्टर्स है और इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।